जय हिंद साथियों। आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की शिफ्ट में जिस टाइप के सवाल पूछेंगे साथियों, आज की इस वीडियो में वैसे ही साथियों हूबहू सवाल देखेंगे। यानी कि अगर साथियों आप ये इकलौती आज की इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो मेरा मानना है कि आपकी परीक्षा में आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी और आप अपनी शिफ्ट वाली परीक्षा को बहुत ही आराम से साथियों क्रैक कर लेंगे। तो अब साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल की शिफ्ट में बहुत अधिक समय नहीं है साथियों, हो सकता हो कुछ घंटे का दिन हो, कुछ दिन हो, कुछ भी हो सकता है साथियों। तो मैं कहूंगा इस वीडियो को देखिएगा और अपने पेपर को साथियों क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं बता दूं साथियों, जैसे आपके एग्जाम में 100 सवाल आएंगे ना, वैसे साथियों 100 सवाल होंगे, हर एक विषय से 100 सवाल लिए हैं। चलिए तो पहला सवाल है करके कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह को साथियों कवियों का कवि माना जाता है। उसके बाद देखिए इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है, दूरदर्शी कहते नहीं, दत्त चित्ते कहते नहीं, कुशाग्र बुद्धि नहीं कह सकते हो, जितेंद्रिय कहते। क्या इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिय शब्द हो जाएगा। कह रहे कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मैं कह सकता हूं साथियों किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों रंगीला शब्द में। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो इस किसमें साथियों व्यंजन संधि है, मुझे बताइए फटाफट, आपका आंसर क्या होगा। तो इस शब्द में यानी कि सत्कार शब्द में साथियों एक व्यंजन संधि हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का मतलब क्या है साथियों, ये आपको बताना है। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। मैं कहूंगा साथियों कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यानी कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ये इसका मतलब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। देखिए जिसका जो आपको देखने में थोड़ा सा कठिन लगे ना, वो कैसा शब्द होता है, वो आपका तत्सम शब्द होता है। लेकिन जो आपको देखने में आसान लग रहा है, उसका उच्चारण आसान लग रहा है, वो आपका तद्भव शब्द होता है। तो इसमें माथा शब्द एक तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए करके किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो साथियों क्रिया कहा जाता है ना। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए अगर आपको ने देखने को मिल जाए तो वहां पर हमेशा कर्ता कारक होगा, है ना। कर्ता ने, क्या साथियों, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो अगर यहां पर से आ जाता तो कर्ण हो जाता, अगर यहां पर को आ जाता तो कर्म हो जाता, लेकिन ने है तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, यानी कि काल किसको कहा जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो काल फटाफट बताइए। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप को, मूल रूप को, पूर्ण रूप को नहीं साथियों, क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल करके नदी शब्द का अगर मैं आपसे बहुवचन पूछूं तो आप क्या कहेंगे। देखिए नदी का बहुवचन यहां पर जो होगा वो नदियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, नदियां हो जाएगा। तो ये तो 10 सवाल साथियों आपके हो गए, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब उसके बाद साथियों हम लोग जीके जीएस के, विज्ञान के, करंट अफेयर के, बिहार जीके के और मैथ और इंग्लिश के सवालों को देखेंगे। टोटल 100 सवालों को आपको देख कर जाना है। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि इस बार भैया कैसे ना कैसे करके ये परीक्षा क्रैक करना है, इस बार वर्दी अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे खास है अब तक की वीडियो में। चलिए तो अगर बात करें आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है, तो साथियों सिकंदर लोदी को ही आगरा शहर का संस्थापक कहा जाता है। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो साथियों किसने लगाया था, मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला सवाल कह रहे कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, तो ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, यानी कि इक्ता प्रणाली या इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने शुरू की थी। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, पता फटाफट बताइए। 1865 में, 70 में नहीं साथियों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो साथियों किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बिल्कुल सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहां पर चलाई थी साथियों, बैरकपुर में चलाई थी। बिल्कुल सही साथियों, बैरकपुर में चलाई थी। अगला देखिए कह रहे कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को,
श्री रामकृष्ण को, राजा राममोहन राय को, बिल्कुल सही साथियों, राजा राममोहन राय को नए भारत का पैगंबर माना जाता है। उसके बाद देखिए, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? मैं कहूंगा अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो कौन सी रेखा करती है? मैं कहूंगा जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में साथियों बांटती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सफेद रेगिस्तान ये किस राज्य में है, मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने एग्जाम बिहार पुलिस वाले को साथियों पास करना चाहते हैं तो आप ये 3 पीडीएफ एक बार देखकर चले जाना। मेरा मानना है कि पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इस बार जैसा पेपर पूछा जा सकता है सेम वैसे 10 मॉडल पेपर। अगर डेली 3 मॉडल पेपर लगाओ तो 3 दिन में साथियों पीडीएफ निपट जाएगी। उसके अलावा साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पिछली बार साथियों पेपर हुआ था ना, पिछली बार जितने भी साथियों पेपर्स हुए थे उन सभी पेपर्स के आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, हल दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर पिछले पेपर में से भी सवाल उठाता है, 50 से 60% सवाल उठाता है, क्योंकि वो नए सवालों को बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट करता, क्योंकि पहले ही वो सवाल इतने ज्यादा क्रिएट कर चुका है कि वो साथियों थक चुका है। तो पुराने पेपर में से बहुत सारे सवाल डिक्टो उठाए जाएंगे। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करें तो 2024 और 2025 की साथियों ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। 45 रुपए आप 1 से 2 मिनट में खर्च कर देते होगे, लेकिन अगर इन 45 रुपए में किसी का पेपर निकल जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको यहीं पर भेज दी जाएगी, है ना। तो ये साथियों पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा पेपर के लिए अपने। कह रहे सफेद रेगिस्तान पता साथियों कहां पर है? सफेद रेगिस्तान ये गुजरात में स्थित है। सफेद रेगिस्तान आंसर आपका ए होगा। कह रहे कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन साथियों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। किसको साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा को ही चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। अगला देखिए पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, यानी कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किसका विज्ञान है? मैं कहूंगा मिट्टी का साथियों विज्ञान है। उसके बाद देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बहुत अधिक नहीं साथियों, सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेकंड कह सकते हैं, यानी कि 1.3 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। अच्छा यहां पर मैं आपसे कहूं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगता है, ये एक बार आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 क्या जीवन के अधिकार की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैं कहूंगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है साथियों अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में साथियों आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही भारत का सुप्रीम कोर्ट रिट आदेश जारी कर सकता है, आंसर आपका बी होगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से जो अनुच्छेद संबंधित है वो साथियों कौन सा है? वो अनुच्छेद 56 है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र निर्वाचक मंडल की बात अनुच्छेद 54 में कही गई है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात साथियों अनुच्छेद 52 में कही गई है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। संसद का लोकप्रिय सदन साथियों कौन सा होता है, मुझे बताइए। तो एक तो 2 सदन होते हैं साथियों, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, लेकिन लोकप्रिय सदन की अगर बात करें ना साथियों तो लोकसभा आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो स्थायी सदन की अगर बात करें तो राज्यसभा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। स्थायी सदन राज्यसभा और अस्थायी सदन लोकसभा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद के अंग 3 होते हैं, यानी कि हिस्से 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन विधान परिषद ये हिस्सा नहीं होता है, संसद का नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले साथियों कौन, मैं कहूंगा ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, है ना। इनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू इनका नाम था। उसके बाद देखिए
साथियों अभी सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर भी आएगी साथियों, विज्ञान भी आएगी, यानी कि हर एक चीज, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन साथियों यहाँ पर लिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप साथियों अगर टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मानना है कि अब से लेकर आप अपनी परीक्षा तक जितनी भी क्लासेस मैं दे रहा हूं, इन सभी क्लासेस को अगर आप देखते हैं तो ये पेपर तो बहुत छोटी बात है साथियों, आपको पास करना है ना, तैयारी आपकी तगड़ी करवाना है, मेरा मकसद यही है। खैर उसके बाद देखिए करके किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम साथियों क्या था? जैकब इनका नाम था, एम जैकब इनका नाम था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? 1999 में स्थापित किया गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो साथियों जयप्रकाश नारायण ने ही भारत में दलविहीन प्रजातंत्र स्थापित किया था। राइट आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों कौन थे? मैं कहूंगा ए बी वाजपेयी जो थे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग या किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इस सवाल का जवाब आपका रंगराजन आयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना साथियों रंगराजन आयोग की सिफारिश पर ही की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा मापदंड है? तो साथियों कौन सा मापदंड है? औद्योगिक विकास, गरीबी का अनुपात, ये राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा फूडलूज उद्योग का एक उदाहरण? तो इसमें से फूडलूज उद्योग का जो उदाहरण है वो कंप्यूटर चिप है। क्या है साथियों? कंप्यूटर चिप आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये तो विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत में शुष्क मृदा कहां पर पाई जाती है साथियों? राजस्थान में पाई जाती है शुष्क मृदा, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में साथियों कितने माइक्रोमीटर होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि है, ठीक है, तो 10 लाख यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों आपके सामने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे, है ना, 41 नंबर से। कह रहे कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को साथियों डेसिबल के द्वारा चेक किया जा सकता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, क्योंकि साथियों आपके पूरे के पूरे 30 सवाल पूछे जाएंगे विज्ञान के, इसलिए विज्ञान भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में साथियों विज्ञान के जो सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो साथियों मैंने यहां पर लिए हैं। तो कहा जा रहा है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बैकोरल है। क्या है साथियों? बैकोरल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो जब उसे उत्तरी ध्रुव पर रखा जाता है या दक्षिणी ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर, तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर या होगा, यानी कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम जब होता है जब उसको पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। जी का मान न्यूनतम होता है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो किसको किसको दिया जाता है साथियों? विल्बर को और ऑरविल को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो केवलर का आविष्कार साथियों स्टेफनी लुइस कोवलेक के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, केवलर का आविष्कार किसने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार साथियों किसने किया था? अगर आपका जवाब अल्फ्रेड नोबेल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए लोहे में जंग लगना यह उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये साथियों संक्षारण का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। उसके बाद देखिए करके कोयले का जलना ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ये सारे के सारे सवाल आप लोग साथियों याद कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, या अंतःद्रव्य जलिका को नाभिक को या सूत्र कणिका को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि
कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब अगली शिफ्ट में भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की है। उसके बाद देखिए कहने के साथियों, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। अगला सवाल कह रहे कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? तो क्या होगा साथियों इस सवाल का जवाब? मैं कहूंगा कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि जो करता है वो विटामिन डी करता है ना? विटामिन डी आपका साथियों राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वायरस के कारण साथियों मैं कहूंगा रुबेला नामक जो रोग होता है ना, ये विषाणु के कारण हो जाता है, या इसको साथियों हम लोग वायरस भी कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं। उसके बाद देखिए रोटा वायरस टीके का प्रयोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? तो डायरिया से बचने के लिए किया जाता है साथियों। किस टीके का प्रयोग? मैं कहूंगा रोटा वायरस का प्रयोग। यह भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल करके हाल ही में नवे एशियाई शीतकालीन खेल ये कहां शुरू हुए हैं? तो यहां पर साथियों अब करंट अफेयर के सवाल आप लोग देख लीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों चीन में शुरू हुए हैं नवे एशियाई शीतकालीन खेल। अगला देखिए अमेरिका के बाद अब किसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अब किसने किया है साथियों? अर्जेंटीना ने यह फैसला किया है। यह आपको याद रखना है, आंसर आपका सी होगा। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो किसने लगाए हैं साथियों क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध? अमेरिका देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं। अगला देखिए किसने अपना नाम बदलकर इटरनल कर लिया है? तो लिंकेड ने, स्विगी ने, जोमैटो ने साथियों अपना नाम बदलकर इटरनल कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रही कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा ही पुरुष की 50 मीटर राइफल, क्या लिखा हुआ साथियों, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? मैं कहूंगा नीरज चोपड़ा ने साथियों, सॉरी नीरज कुमार ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीत हासिल की है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 464.1 का स्कोर हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो किस देश के? मैं कहूंगा पाकिस्तान आपका जवाब हो जाएगा। तो फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा बाला सुब्रमण्यम इनका नाम है और इनको ही सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। भारत की मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक गिरावट 42% से अधिक है। शिशु मृत्यु दर में 69% की कमी आई है। जैविक वैश्विक स्तर पर 55% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रही कि किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? तो किस देश की बात चल रही है? ऑस्ट्रेलिया देश की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया देश ने ही हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। उसके बाद देखिए आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैं कहूंगा मार्कस स्टोइनिस इनका नाम है और ये एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने तत्काल प्रभाव से 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी टीम में शामिल 35 वर्षीय स्टोइनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उनका ध्यान T20 क्रिकेट पर है। स्टोइनिस ने 10 साल के वनडे करियर में 71 मैच खेले हैं। उसके बाद देखिए किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी मैंने आपको बताया मार्कस स्टोइनिस इनका नाम है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
आपसे कहा जा रहा है साथियों कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है। तो बिहार पुलिस के लिए बिहार जीके के सवाल भी आप लोग देख लीजिए। तो सहजानंद सरस्वती की अगर बात करें, इन्होंने ही बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो साथियों महात्मा गांधी जी की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो ये तो साथियों सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 1908 में साथियों ये प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी साथियों, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का कौन सा पर्व बांसुरी व्रत के रूप में जाना जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों ज्योतिया आपका आंसर हो जाएगा। जो ज्योतिया पर्व है ना, ये बांसुरी व्रत के रूप में जाना जाता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो साथियों किससे प्राप्त हुआ, तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ। तबकात नासिरी आपका आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो कहाँ हुई थी साथियों, राजगृह यानी कि राजगीर में हुई थी। उसके बाद देखिए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बिहार में किया था। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बिहार में किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था साथियों, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपकी तैयारी अगर आप अच्छी मानते हैं और मानते हैं कि आप मैथ में 10 में से 10 सवाल सही कर सकते हैं, तो इन मैथ के पूरे 10 सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इन 10 में से 6 से 7 सवाल सही कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मैथ के सारे सवाल बिल्कुल सही हो सकते हैं ना। चलिए, तो यानी कि माध्यिका और माध्य, यानी कि माध्यिका अगर 36 है और माध्य अगर 35 है तो बहुलक क्या होगा। तो अगर कभी भी माध्यिका और माध्य दिया जाए और आपसे बहुलक पूछा जाए तो बहुलक का एक सूत्र होता है। बहुलक निकालने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, है ना। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र आप लोग याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। माध्यिका कितनी है, माध्यिका 36 है, 36 लिख दिया। 2 और माध्यिका कितनी है साथियों, 35 है। यहां तक का बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि 36 दूना कितना, 72 हो गया। 35 दूना साथियों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा ये 36 तियां हैं, है ना। 36 तिये की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 तियां 18 हो गया, 3 तियां 9 और 1 10, यानी कि 108 यहाँ पर आएगा। 108 आएगा, 72 नहीं आएगा। तो 108 में से साथियों आप 70 को घटाइए तो 8 आ जाएगा। 10 में से 7 यानी कि 3 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा बहुलक कितना निकलेगा साथियों, बहुलक 38 निकलेगा। और 38 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि एक व्यक्ति ने 60 रुपए में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपए में बेच दी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर पूछा जाए कितने रुपए का लाभ हुआ तो साथियों 30 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन इस 30 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में किसी नंबर को बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य में आपने वो चीज खरीदी है। तो कितने रुपए में खरीदी है, 60 रुपए में खरीदी है। इसको कट कर लो, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 से कट करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि 50% का साथियों प्रॉफिट होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। समझ में आई साथियों ये बात, अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बता दीजिए क्या होगा। मान लीजिए पहली संख्या सातों हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं। तो यहां पर कहने के पहली संख्या का 25% यानी कि a का 25%, ठीक है 25% यानी कि 25/100, ठीक। ये जो है ना, ये दूसरी संख्या b है, दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया हमने, इसका क्या दिक्कत है। अब ए और बी का अनुपात निकालिए। देखिए इस 50 से ये कटेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस 25 से ये कटेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि a/4 और सातों क्या आ गया है ना, b गुणा 3/2 यहाँ पर आ गया। ये बात सातों क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर। अब देखिए क्या होगा, बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस ये b उठकर यहां पर आ जाएगी और ये हो जाएगा a/b और ये 4 उठकर यहां पर आ जाएगा। तो 4 की गुणा 3 से होगी,
4 की गुणा 3 से होगी, बी नीचे आ गया, 4 गुणा 3 से होगी तो 12 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। इसको कट करोगे साथियों तो कितना आपके सामने आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कुल मिला के ए और बी का अनुपात कितना निकला, 1:6 कह लो या 6:1 कह लो। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सब अच्छा, ये भी तो है एक सेकंड, सॉरी सॉरी, एक ये नहीं होगा, ये हो जाएगा डी वाला, है ना। डी वाला मुझे तो लगा ही नहीं था कि ऐसा होगा। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो फिर आंसर हम ये लगाते, लेकिन जब ये है 6:1 तो आंसर हम यही वाला लगाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यानी कि 6 के पहले 12 गुणनोजों के योगफल का मान क्या होगा। यानी कि 6 के, देखिए अगर 6 का गुणज की अगर बात करें, 6 के 12 गुणज पता क्या होंगे साथियों, 6 का पहाड़ा होता है, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। तो इसका एक सूत्र भी होता है, इसका एक सूत्र भी होता है, 6 के पहले 12 गुणज का योगफल आएगा, वहां पर क्या निकलेगा, योगफल निकलेगा। 6 की अगर बात कही गई है तो 6 यहां पर लिख लेंगे, और साथियों क्या है, n है ना, ब्रैकेट में n+1, अब बटे क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब 12 गुणज यहाँ पर बताए गए, यानी कि n बराबर साथियों 12 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 6 गुणा 12 और n+1 यानी कि 13 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से कट होगा, ये 3 हो गया। 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा साथियों, एक बार देखिए जरा आप लोग, 12 3 36, 12 एकम 12, तो 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब इसकी गुणा 3 से भी तो कराना है आपको, 3 से करा लीजिए। 3 से अगर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 हो गया, 3 पंजे 15, 16 हो गया, 3 कब 3 4, 468 आ गया। क्या 468 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि एक व्यंजक है 27 सही 3/4, इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, आप लोग बताइए। चलिए देखिए एक सूत्र होता है, वो मैंने आपको बताया था, वो सूत्र होता है साथियों भाज्य, क्या, भाज्य बराबर भागफल, है ना। क्या साथियों, भाज्य बराबर भागफल और गुणा क्या हो जाएगा साथियों, भाजक हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेषफल हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भागफल की अगर बात करें तो भागफल साथियों पता है कितना है, भागफल 27 है आपका, 27 हो गया। और भाजक की अगर बात करें, भाजक आपका 4 है, और शेषफल कितना है, 3 है, शेषफल आपका 3 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है साथियों, भाज्य आपको निकालना है, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। तो 27 कितने हो जाएंगे, 27 की अगर हम वो बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर शेषफल पूछा जा रहा था ना, तो शेषफल साथियों 3 हो जाएगा, भाज्य नहीं निकालना है, शेषफल। इसमें शेषफल यही तो होता है भाई साहब, है ना, 3 ही तो शेषफल होगा, तो 3 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के 6 संख्याओं का माध्य 18 है, इसमें एक संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है, तो शामिल की गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। देखिए 6 संख्याओं की अगर हम बात करें, 6 संख्याओं का माध्य 18 है, तो अगर मैं कहूं 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 6 की गुणा आपको सातों 18 से करना पड़ेगी। और उसके बाद कहने कि इनमें से एक संख्या शामिल, यानी कि अब 7 संख्याएं हो गई, तो 7 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका अंतर बताना है, वो आपको संख्या पता चल जाएगी। तो 20 से 7 की कराओगे 140 आ जाएगा, ये बड़ा संख्या है ना, तो ये बड़ी इधर आ जाएगी, है ना। 18 18 पंजे 90 हो जाएगा, और 18 छंग सातों 108 हो जाएगा, 108 आपका सातों यहां पर आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट कर देना है, कितना बचेगा साथियों मुझे जरा बताइए। तो मैं कहूंगा यहां पर तो 32 बचेगा, तो 32 आपके सवाल का बिल्कुल सही। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि इन संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4x/5x है, और इसमें हमें जोड़ना कितना है, 6 जोड़ना है। तो सर तो 4x हो गया, और बटा क्या हो गया, 5x हो गया। इसमें 6 जोड़ना है, तो इसमें 6 जोड़ दिया, और इसमें भी 6 जोड़ दिया, और 6 जोड़ने पर इनका अनुपात जो है वो 6:7 हो जाता है। तो 6:7 यहाँ पर हो गया। चलिए अब यहाँ पर साथियों हमें क्या पूछा जा रहा है कि छोटी मूल संख्या क्या है। छोटी मूल संख्या तो 4x है, यानी कि इसमें से आपको x का मान निकालना है, फिर उस x की 4 से गुणा कर देना है, आपको छोटी संख्या मालूम पड़ जाएगी, है ना। तो इसको बराबर लगाए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके 7 की गुणा 4x से करिए, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 पंजे 30x हो जाएगा, और 6 छंग साथियों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए अच्छा ये 28x होगा, x बनाना भूल गया। अब ये 30x है, बराबर के उधर 28x है ना। तो
28x इधर आएगा, प्लस का है, अब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। और ये साथियों कितना है, 42 है, और ये 36 उधर है बराबर की, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो अब कितना बचा साथियों, इसमें से तो 2x बचा आपका, और इधर कितना बच गया आपका, 6 बच गया। यानी कि x बराबर क्या हो गया साथियों, 6/2 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, तो कुल मिला के x बराबर आपका 3 आ चुका है। 3 आ चुका है, तो मैंने कहा था 4x की वैल्यू आपको निकालना है, छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो जब x बराबर 3 है, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो छोटी संख्या आपकी 12 निकलेगी। और बड़ी संख्या पूछी जाती यानी कि 5x, तो 3 गुणा 5 आप कर देते, 3 गुणा 5 कर देते, यानी कि 3 पंजे 15 हो जाता आपका आंसर। तो कुल मिला के अभी आपका आंसर 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि समलम चतुर्भुज वस्तु की ऊंचाई एक समलम चतुर्भुजाकार वस्तु है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है और उसकी समानांतर भुजाएं 4 मीटर 6 मीटर हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो उस वस्तु को पेंट करने की लागत आपसे पूछी जा रही है। समलम का क्षेत्रफल की अगर बात करें, जो आपका समलम चतुर्भुज आकार जो वस्तु है ना, इसके क्षेत्रफल की जब अगर हम बात करें, तो इसके क्षेत्रफल का भी एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, 1/2, है ना, 1/2 ब्रैकेट में साथ समांतर भुजाओं का योग। क्या, एक सेकेंड, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साथियों, समांतर भुजाओं का योग आ जाएगा, समांतर भुजाओं का साथियों योग आ जाएगा, और गुणा आपकी क्या आ जाएगी, गुणा ऊंचाई आ जाएगी। ये सूत्र आपका हो जाएगा इसका, है ना। तो इसको साथियों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार करके। 1/2 हो गया। समांतर भुजाएं कितनी है, एक तो साथियों 4 है और एक 6 है, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और साथियों ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 5 मीटर 5 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 पंजे 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 वर्ग मीटर ये समलंब चतुर्भुजाकार का वस्तु का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब 25 क्या निकल आया, 25 वर्ग मीटर। अच्छा, 1 मीटर का खर्चा कितना है साथियों, 50 है। तो मैं कहूंगा अगर इसको गुणा कर दोगे तो आपको वस्तु को पेंट करने की लागत पानू पड़ जाएगी। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि टोटल खर्चा जो आएगा वो 1250 आएगा। कितना आएगा साथियों, टोटल खर्चा आपका 1250 आ जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को एक बार आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ये सवाल है, कहने के डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कुछ कठिन है उसका बहुत डिटेल में उसको उसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो उसके लिए साथियों एक वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, उसको क्या है, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है साथियों किसी चीज का परीक्षण करना। क्या करना साथियों, किसी चीज का परीक्षण करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की खोज करना। क्या करना, किसी चीज की खोज करना। एनालिसिस करना, किसी चीज का विश्लेषण करना। क्या करना साथियों, किसी चीज का विश्लेषण करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा डिस्कवरी की अगर बात करें, इसका मतलब भी वही होता है साथियों, किसी चीज की खोज करना, है ना, किस चीज की खोज करना। तो डिटेल एग्जामिनेशन, बहुत जांच पड़ताल चल रही किसी कठिन चीज की, तो उसको तो एनालिसिस कहा जाएगा। भैया एनालिसिस चल रहा है, तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है साथियों, बताइए। देखिए नेसेसरी की अगर बात करें तो डबल सी नहीं आता है, एक सी आता है, NECESSARY ये आता है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है साथियों, जरूरी, है ना, कोई चीज जरूरी है तो नेसेसरी है। सेपरेट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अलग करना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, अलग करना। इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी गलत है। एबिलिटी मतलब होता है कि आप इसके काबिल हो, योग्य हो। तो कुल मिला के अगर बात करें, डेफिनेट की अगर बात करें कि निश्चित रूप से, डेफिनेटली, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडेप्ट का आपको सिनोनिम बताना है साथियों, क्या हो सकता है। रिजेक्ट होगा, एडजस्ट होगा, डिस्टर्ब होगा, नेग्लेक्ट होगा। मैं कहूंगा एडेप्ट का जो मतलब होता है वही मतलब होता है साथियों एडजस्ट का, है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि माई रूम इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन। तो माई रूम इज, अब इसकी जगह पर आपको बताना है क्या आना चाहिए। मेरा रूम हमेशा यूज्ड एंड डिर्टी रहता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। नीट एंड टिडी रहता है, ब्राइट एंड वेल वेंटिलेटेड होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। डार्क एंड, सबसे आंसर सही जो होगा वो नीट एंड टिडी होगा, यानी कि साफ सुथरा। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों,
कि मेरा रूम हमेशा जो है ना वो कैसा रहता है, साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा रहता है। तो आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करके कम ऑफ एज। अब इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है सातु क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कम ऑफ एज का मतलब होता है कि अब आप अपनी आयु तक आ गए हैं, यानी कि आप अब समझदार हो गए हैं। क्या हो गए हैं साथियों, अब आप कैसे हो गए हैं, अब आप साथियों समझदार हो गए हैं। तो इसके लिए साथियों हम क्या कह सकते हैं, एम एम मनी नहीं, ग्रो ओल्ड नहीं, रीच मैच्योरिटी बिल्कुल साथियों, रीच मैच्योरिटी आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है साथियों इम्यून का। इन इम्यून की अगर बात करें, इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून का मतलब होता है साथियों एकदम किसी चीज से आप क्या हो गए साथियों, मुक्त हो गए, है ना, मुक्त हो गए। तो इसका सिनोनिम की अगर बात करें, मैं कहूंगा साथियों सेंसिटिव हो जाएगा। क्या, सेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपको खाली जगह भरना है, यू हैव सफर्ड मच बट डोंट लॉस होप, सेटल्ड मच, सपोर्टेड, स्टूड। मैं कहूंगा सफर्ड यहाँ पर आ जाएगा, सफर्ड आपके आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है साथियों ल्यूनिएंट का। तो ल्यूनेंट की अगर साथियों बात करें, ल्यूनेंट का मतलब क्या होता है, ल्यूनेंट का मतलब होता है साथियों कोमल, ल्यूनेंट का मतलब होता है कोमल। और इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो किसका मतलब होता है कठोर, मैं कहूंगा स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से वर्ड आपको बताना है कौन सा गलत है। शेड्यूल, शीत, शेड, शीट। मैं कहूंगा शेड्यूल की स्पेलिंग यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों गलत लिखी हुई है। क्या होती है साथियों, SCH आएगा, SCH। मैं आपको बता देता हूँ, SCHEDULE ये होती है, ना कि ये होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है साथियों, देखिए जरा, आपको साथियों यहाँ पर अंडरलाइन दिख रही होगी, ये वाली अंडरलाइन, इसकी जगह पर आपको बताने क्या आएगा, इफ आई वर लेट ऑन द फर्स्ट डे इट विल मेक मी लुक बैड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो इट विल मेक नहीं आएगा, इट वुड मेक आना यहाँ पर चाहिए। इट वुड मेक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों इस क्लास के बारे में। और कमेंट में एक बार साथियों जय हिंद का नारा आप लोग ज़रूर बताइएगा, जय हिंद ज़रूर साथियों लिखेगा। तो साथियों इस वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।